हेलो दोस्तों, फ्री क्लास पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के विज्ञान विषय के अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय के पार्ट 3 वीडियो में देखेंगे जंतुओं में हार्मोन। तो क्या इसे कहेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो इस पार्ट में हम यहाँ पे जंतुओं में कौन कौन से हार्मोन होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और बेहतर तरीके से जानेंगे कि कौन से हार्मोन जो होते हैं कि उनका क्या कार्य होते हैं, वो हमारे शरीर में कौन से काम करते हैं, कौन कौन से जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उन ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, हमारे वृद्धि हार्मोन क्या होते हैं, जो अग्नाशय हैं, अंडाशय हैं या पाराउट ग्रंथि होते हैं, थायराइड ग्रंथि होते हैं। तो इन सभी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं इन सभी से कौन कौन से जो होते हैं कि हार्मोन निकलते हैं और इनका कार्य क्या क्या है, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर इस तरह के और भी अध्यायों को आपको हमारे देखना है तो आप हमारे YouTube चैनल फ्री क्लासेस 504 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे सभी विषयों के अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं जहाँ जाकर आप सभी विषयों को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए इस अध्याय को हम लोग पार्ट 3 को शुरू करते हैं, जहां हम लोग देखेंगे जंतुओं में हार्मोन। तो जंतुओं में हार्मोन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उन बिंदुओं को हम लोग देखते हैं। ये रसायन या हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं। कुछ जंतु जैसे गिलहरी को लीजिए, जब वे विषम परिस्थितियों में होती हैं तो क्या महसूस करती है, वे अपना शरीर लड़ने के लिए, भाग जाने के लिए तैयार करती है। तो एक गिलहरी का उदाहरण देख सकते हैं। तो हम वो जब विषम परिस्थितियों में होती है या उसके ऊपर कोई कठिनाई आती है या कोई समस्या होने वाली होती है तो वो अपना जो शरीर होता है वो लड़ने के लिए या तो तैयार करेगी, वह भाग जाएगी। जब हम ही लोग मनुष्य जब किसी चीज़ को देखते हैं या डरावनी जगह पर जाते हैं या आकस्मिक अचानक ही कोई एक्सीडेंट होता है तो हमारा दिल जो होता है कि और ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। तो हम देखते हैं कि उस समय क्या होता है कि हमारा शरीर भी उसी तरह से रिएक्ट करने लगता है और उसी परिस्थितियों को झेलने के लिए बाध्य हो जाता है। दोनों ही बहुत जटिल क्रियाएं हैं जिसे नियंत्रित के तरीके से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी जब क्रियाएं होती हैं हमारे साथ तो ये कठिनाई जो होती है वो तो इसके नियंत्रण के लिए हमारे शरीर में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होने लगती है। अनेक प्रकार के भिन्न ऊतकों का उपयोग होगा तथा इनकी एकीकृत क्रिया मिलकर ये कार्य करेंगे। यदि लड़ना या दौड़ना दो एकांतर क्रियाएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, अतः यहाँ एक स्थिति है कि जिसमें कुछ सामान्य तैयारियाँ शरीर में लाभप्रद बनाई जाती है। ये तैयारियाँ आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती है। यह सब कैसे उपलब्ध होगा, जैसे अब हम आगे देखते हैं। यदि गिलहरी में शरीर अभिकल्प तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होता तो आगामी क्रियाएं को करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों का परिसर सीमित होगा। तो यहाँ पे देखिए हमसे कह रहा है कि यदि गिलहरी जो है अगर उसकी शरीर की अभिकल्प जो तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अगर सिर्फ केवल विद्युत आवेग जो होते हैं कि वो डिपेंड रहता, विद्युत आवेग ही जनरेट होता, तो आगामी जो आगे की क्रियाएं होती उसके लिए क्या होता, तो वो जो प्रशिक्षित ऊतकों का जो परिसर होता वो क्या होता, लिमिटेड होता, सीमित होता। दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि यदि रासायनिक संकेत भी भेजा जाता तो यह शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता और आवश्यक जो परिवर्तन होते हैं वो अनेक जो आवश्यक परिवर्तन परिसर बृहत हो जाता। अधिविरिक ग्रंथि से स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में यह किया जाता है। इन ग्रंथियों के शरीर में स्थिति जानने के लिए चित्र 6.7 को देखिए। तो जो हमारे अधिविरिक होते हैं उनसे स्रावित होने वाले कौन है, तो एड्रेनलिन जो हार्मोन होते हैं वो हमारे अधिविरिक से स्रावित होते हैं। किससे स्रावित होते हैं, तो अधिविरिक से स्रावित होते हैं, जिनको हम लोग बेहतर तरीके से चित्र 6.7 में हम लोग देखेंगे। एड्रेनलिन जो होते हैं सीधा रुधिर में स्रावित हो जाते हैं और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित
यह लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। तो जो एड्रेनलिन होते हैं वो सीधा कहाँ जाते हैं, तो रक्त में स्रावित हो जाते हैं, रुधिर में स्रावित हो जाते हैं और ये शरीर के रक्तों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिए जाते हैं। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। तो ये हृदय भी पे भी कार्य करता है, या जो हमारे अंग होते हैं उस पर भी, या कोई विशिष्ट ऊतक है उस पर भी हमारा जो ये एड्रेनलिन जो होते हैं वो कार्य करते हैं। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे हम देखते हैं तो हमारी हृदय की जो धड़कन होती है, हार्ट बीट होती है, वो तेज हो जाती है ताकि हमारे पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। तेज इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे शरीर में जब हम ऐसी स्थिति में जाते हैं तो हमको डर लगता है, तो हमको उस समय ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है। तो अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हमारे जो हृदय की धड़कन होती है वो बढ़ जाती है। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती है। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायाफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाता है। और देखिएगा तो क्या जो हमारे डायफ्राम होते हैं या पसली होती हैं उनके पेशी में भी संकुचन होने लगती है, जिससे जो हमारे रेस्पिरेशन रेट होते हैं, श्वसन दर होते हैं, वो क्या होती है तो बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं और ये सभी जो स्थितियां आती हैं वो जंतु को उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है। तो ये जंतु जो होते हैं ये हार्मोन जो होते हैं वो अंतःस्रावी के भाग होते हैं जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। तो हमारे शरीर में जो नियंत्रण या समन्वय होते हैं उसका दूसरा मार्ग जो होते हैं वो हार्मोन होते हैं। स्मरण कीजिए, मैंने याद कीजिए, पादपों में हार्मोन होते हैं जो दिशक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जंतु हार्मोन क्या कार्य करते हैं इस बारे में हम उनकी भूमिका की कल्पना दिशक वृद्धि में नहीं कर सकते। हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में वृद्धि करते कभी नहीं देखा। तो हमने देखा था कि जो पादप होते हैं वो प्रकाश की दिशा में या जो गुरुत्वीय जो अनुवर्तन होते हैं उनकी दिशा में वो गति करते हैं और जिस दिशा में होते हैं तो वो एकल दिशा में ही वृद्धि करते रहते हैं। लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि जंतु जो होते हैं वो प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित होकर किसी एक दिशा में वृद्धि करते हैं। लेकिन यदि हम इसके बारे में और भी चिंतन करें तो यह साक्षी होगा कि जंतु शरीर में सावधानीपूर्वक नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि करते हैं। लेकिन इन चीज़ों को जब हम सावधानी से देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो जंतु होते हैं उनके शरीर में जो सावधानीपूर्वक जो नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए पादप अपने शरीर पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगाते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे पर उंगलियां नहीं उगाते हैं। हमारे शरीर की अभिकल्पना बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानीपूर्वक अनुरक्षित हैं, यह समझने के लिए कि समन्वती वृद्धि में हार्मोन कैसे सहायता करते हैं। आइए कुछ उदाहरणों की परीक्षा करते हैं। नमक के पैकेट पर हम सब ने देखा है आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन से संवर्धित। हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? तो आयोडीन हम लोगों को लेना क्यों आवश्यक है? तो जो हमारे ऑटो ग्रंथि होते हैं उनमें थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। जो ऑटो ग्रंथि होते हैं उनमें हमारे थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें आयोडीन लेने के लिए सलाह दी जाती है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। तो जो हमारे थायरोक्सिन होते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन होते हैं, वो हमारे शरीर में क्या क्या करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं, प्रोटीन को पचाते हैं और वसा के भी उपचय जो होते हैं उनमें वो शरीर में नियंत्रण करते हैं ताकि वृद्धि के लिए जो हो उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। तो थायरोक्सिन जो होते हैं उनके संश्लेषण के लिए आयोडीन जो होते हैं वो आवश्यक है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो यह संभावना है कि हम गायटर से ग्रसित हो सकते हैं। तो गायटर एक रोग होता है। गायटर क्या है? तो एक रोग होता है जिसे हम लोग घेघा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घेघा रोग। तो कभी कभी आप गांव में या अपने
आस पड़ोस में देखे होंगे कि कोई जो लोग होते हैं उनके गर्दन में एक बड़े से जो थैली जैसी एक रचना जो होती है वो मानव कंठ के पास आ जाती है, तो वो ही क्या है, वो घेघा रोग है जो आयोडीन के कमी से के कारण हम लोगों को हो सकती है। बीमारी एक लक्षण फूली हुई गर्दन है। क्या आप इसे चित्र 6.7 में ऑटो ग्रंथि की स्थिति में संबंधित कर सकते हो? कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे होते हैं या जिसे हम बौने कहते हैं, या बहुत अधिक लंबे होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों भी आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम जानते हैं कि ये जो होती है वो पीयूष ग्रंथि के कारण होती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बौने होते हैं और अधिक लंबे होते हैं। तो ये हमारे जो वृद्धि हार्मोन होते हैं, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन होता है, उसी के कारण जो होते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं अगर जिनमें पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो वृद्धि हार्मोन वो कम हो तो वो क्या होते हैं, बौने हो जाते हैं। अगर ज़्यादा होते हैं तो वो अधिक लंबे हो जाते हैं। जैसा इसका नाम इंगित करता है, वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। तो जो हमारे पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले वृद्धि हार्मोन होते हैं वो हमारे शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो बौनापन का कारण बन जाता है। तो वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण ही बौनापन का कारण बन जाता है। जब आप या आपके दोस्तों की आयु 10 या 12 वर्ष रही होगी तो आपने अपने और उनके अंदर कई नाटकीय अंतर देखे होंगे कि ये परिवर्तन यौनारंभ से संबंध है, क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। तो नर में जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं वो स्रावित होते हैं, जबकि मादा में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन जो होते हैं वो स्रावित होते हैं। जो हमारी यौनारंभ में जो होते हैं तो उनमें इस नर जो होते हैं क्या क्या चीज़ें आती है, तो ये सभी आप देख सकते हैं। तो हमने देखा है कि जैसे हमारे दाढ़ी मूछ आने लगते हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन के कारण ही हमारे शरीर में आते हैं। और मादा में आप देखिएगा तो उनके भी मादा गुणों का विकास होने लगता है जो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही होता है। क्या आप अपने परिवार या दोस्तों में किसी को जानते हैं जिन्हें डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी? शर्करा का यहाँ मतलब समझ सकते हैं शुगर या चीनी, भी मधुमेह जिसको हम लोग कहते हैं, सलाह दी, क्योंकि वे मधुमेह के रोगी होते हैं। तो जो डायबिटीज के रोगी होते हैं, मधुमेह के रोगी होते हैं, वो आहार में जो भोजन करते हैं वो कम शर्करा लेते हैं। उपचार के रूप में वे इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हैं, और अपने इलाज के दौरान वे कभी कभी देखिएगा तो वो इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हैं। यह एक हार्मोन है। तो इंसुलिन जो है कि क्या है, तो इंसुलिन भी एक प्रकार का हार्मोन है जो जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है। तो इंसुलिन भी एक प्रकार का जो हार्मोन होते हैं जिसका उत्पादन जो होता है कि हमारे अग्नाशय में होता है, और जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। अगर यह जो इंसुलिन होते हैं अगर उचित मात्रा में स्रावित हमारे शरीर में नहीं होते हैं तब क्या हो जाएगा कि उस समय शर्करा का जो स्तर होता है बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है। यदि यह इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्रावन परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए तो हमें एक क्रिया विधि की आवश्यकता है जिसे यह भी किया जाता है। स्रावित होने वाले हार्मोनों का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनः भ्रमण क्रिया विधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्नाशय की कोशिकाओं संसूचित कर लेती है। यदि हमारे ब्लड में अगर शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो अग्नाशय क्या कर लेती है, अग्नाशय की जो कोशिकाएं होती है वो संसूचित कर लेती है, डिटेक्ट कर लेती है, तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है और डिटेक्ट कर लेती है और अधिक मात्रा में इंसुलिन स्रावित करती है। जब रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावन भी कम हो जाता है। अब हमारा आगे है क्रम संख्या दिया हुआ है, क्रम संख्या हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथि और कार्य। तो पहला हमारा जो है वृद्धि हार्मोन, हम जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ये सभी अंगों में क्या करता है तो वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। दूसरा हमारा है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि होती है तो इसे हमने जानते हैं कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलते हैं, थायरॉक्सिन।
थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो शरीर की वृद्धि के लिए जो उपापचय का नियमन करता है ये थायराइड ग्रंथि के कारण ही होता है। तो हमने देखा था कि इसकी कमी से हमको घेघा रोग या गैटर रोग भी हो सकता है, गैटर रोग या घेघा रोग भी हो सकता है, जिसको उपचार के लिए हमको क्या लेना चाहिए, आहार में हम लोगों को आयोडीन की मात्रा लेनी चाहिए। अब हमारा है इंसुलिन। तो इंसुलिन कहाँ से निकलती है, तो हम जानते हैं कि अग्नाशय से इंसुलिन का स्रावित होता है। तो ये क्या करते हैं, तो रक्त में जो शर्करा का स्तर होता है उसका नियमन करता है। अगर हमारे शरीर में अगर शर्करा की मात्रा कम होती है तो ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन स्रावित होती है, अगर उसको कम मात्रा की आवश्यकता होती है तो इंसुलिन भी हमारे कम मात्रा में निकलते रहते हैं। ये टेस्टोरेन है। तो ये टेस्टोरेन जो होते हैं कि वृषण जो होते हैं ये नर जो हार्मोन होते हैं, ये क्या होते हैं, नर हार्मोन होते हैं। तो इनके क्या क्या कार्य होते हैं, तो ये जो होते हैं कि नर गुणों को नियमन करते हैं या प्रतिपादित करते हैं, नियमन करते हैं। जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, तो ये सभी क्या है, ये नर गुणों को। अंडाशय, तो अंडाशय जो होते हैं वो उससे क्या होते हैं, तो एस्ट्रोजन जो होते हैं, एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन होते हैं वो अंडाशय से स्रावित होते हैं, जो मादा लैंगिक अंगों का विकास एवं मासिक चक्र का नियमन करता है। अब हमारा है एंड्रिलिन, जो एंड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। तो ये क्या करते हैं, तो ये वृद्धि का कार्य जो होते हैं वो करते हैं। जैसे हृदय की हमने देखा था, एड्रिनल जो होते हैं कि वो हृदय की धड़कन को, हमारी गति को क्या कर रहा था, तेज कर दे रहा था, धड़कन की, हृदय की गति, श्वसन दर को भी बढ़ा दे रहा था। तो लिख सकते हैं आप, हृदय की गति करना या श्वसन दर बढ़ाना, ये कौन करता है, तो एड्रिनलिन हार्मोन होते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि हमारा क्या हो जाता है, एड्रिनल हो जाता है। अब हमारा है मोचक हार्मोन। तो मोचक हार्मोन जो होते हैं वो प्यूट ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को प्रेरित करता है। तो जो हमारे मोचक हार्मोन होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि होते हैं, तो उनसे जो स्रावित होने वाले जो हमारे गोनेडोट्रोफिन जो हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, तो ये स्रावित होने के लिए प्रेरित करते हैं। प्यूट ग्रंथि से जो हार्मोन होंगे उनको इनिशिएट करते हैं कि वो जो हार्मोन हो उसको स्रावित करे। इस तरह से हमने यहाँ देख लिया। अब हम चित्र को समझते हैं और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, हमको एक डायग्राम दिया है चित्र 6.7 में। ये मानव की अंतःस्रावी ग्रंथि है, जहाँ एक और हमारा नर का डायग्राम दिया हुआ है ए में, और बी में पुरुष का मादा का डायग्राम दिया हुआ है। तो देखिए हमारा ये ऊपर वाले भाग होते हैं, ये हमारा क्या है, तो मस्तिष्क है। मस्तिष्क में क्या क्या भाग होते हैं, तो मुख्यतः हमारा 3 दे रहा है, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। तो ये सभी जो होते हैं, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। तो पीनियल जो ग्रंथि होते हैं, पीनियल ग्रंथि, तो पीनियल ग्रंथि क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो पीनियल ग्रंथि है तो वो क्या करते हैं कि हमारे जो मांसपेशियों में के संकुचन के लिए जो उद्दीपन की क्रियाएं होती हैं वो पीनियल ग्रंथि के द्वारा ही होती है। तो इससे जो होता है हमारा मेलाटोनिन जो मेलाटोनिन हार्मोन होते हैं वो पीनियल ग्रंथि से ही स्रावित होते हैं। आगे हमारा है पीयूष ग्रंथि। तो हम जानते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि होते हैं वो वृद्धि ग्रंथि है, हार्मोन होते हैं, वृद्धि हार्मोन। तो ये वृद्धि हार्मोन होते हैं। तो इनका कार्य क्या है, तो ये जो होते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि हम समाज में कि कुछ लोग बौने हो जाते हैं, कुछ बहुत लंबे हो जाते हैं। तो ये पीयूष ग्रंथि के कारण ही होते हैं कि जिनमें पीयूष ग्रंथि में जो वृद्धि हार्मोन हो अगर कम होता है तो वो बौने रहते हैं, और जिनमें वृद्धि हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। अब हमारा आगे मस्तिष्क में देखिएगा तो हाइपोथैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस जो होते हैं जिन्हें हम लोग मुक्त हार्मोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मुक्त हार्मोन भी कहते हैं। तो ये जो होते हैं तो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्रावन को लिए नियंत्रित करते हैं या प्रेरित करते हैं। जो भी हमारे पीयूष ग्रंथि हो, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि, तो ये हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए या स्राव कर लिए ये प्रेरित करते हैं। कौन, हमारा हाइपोथैलेमस। उसके नीचे आप आइएगा तो देखिएगा ओटू ग्रंथि, पारावटू ग्रंथि और हमारा है थाइमस ग्रंथि। तो ये सभी जो देख रहे हैं आप हमारे गर्दन के पास हैं, तो ये 3 जो होते हैं कि निकलते हैं। तो जो हमारा
ऑटो ग्रंथि होते हैं या पारावटु ग्रंथि होते हैं। तो जो आप ऑटो ग्रंथि देखिएगा या पारावुट ग्रंथि देखिएगा, पारावटु ग्रंथि, तो पारावटु ग्रंथि का कार्य क्या हो जाता है, तो ये जो होते हैं कि कैल्सिटोनिन और पारा जो हार्मोन होते हैं वो उनको रिलीज करते हैं। कौन? तो पारावटु ग्रंथि। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, तो हमारे शरीर में कैल्शियम का जो स्तर होते हैं उसको बढ़ाते हैं, जबकि पाराथ हार्मोन क्या कर, वो फॉस्फेट को स्तर को हमारे शरीर में क्या करते हैं, कम करते हैं। जो हमारा देख सकते हैं ये जो थाइमस ग्रंथि है या ऑटो ग्रंथि है, तो ये क्या करते हैं, थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन नामक हार्मोन को रिलीज करते हैं। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन। ये थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। इनका जो काम होता है तो ये रोग निरोधक क्षमता को पैदा करता है। हमारे शरीर में अगर रोग निरोधक क्षमता को जो होते हैं वो पैदा करते हैं और ये बेहतर तरीके से हमारे शरीर को सक्षम बनाते हैं उन रोगों से लड़ने के लिए। अब हमारा होता है ऑटो ग्रंथि, जिसे हम लोग थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। तो जो थायराइड ग्रंथि होते हैं तो इनसे कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। इनका काम क्या है, तो ये हमारे शरीर में आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन का उपापचय क्रिया में ये सहायता प्रदान करते हैं। इसीलिए हम लोग आहार नाल में देखते हैं तो आयोडीन को ग्रहण करते हैं। इसके कमी से हमारे शरीर में गैटर रोग या घेघा रोग हो सकता है। क्या गैटर रोग या घेघा रोग होते हैं। अब नीचे देखिएगा तो एक हमारा भाग अग्नाशय है, एक है अधिवृक्क ग्रंथि और हमारा तीसरा है वृषण। तो अग्नाशय जो होते हैं हमने देखा था कि इनसे इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन सा हार्मोन स्रावित होते हैं? इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं, जो रुधिर में शर्करा की मात्रा को कम या बेसी करता है। क्या करता है? कम या बेसी करता है। कौन सा? तो इंसुलिन से ही हमने देखा था कि मधुमेह रोग, जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमें डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं, मधुमेह रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो जो इंसुलिन होते हैं वो रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। जो हमारा अधिवृक्क होता है, तो अधिवृक्क जो होते हैं उनसे हमारा एड्रेनलिन ग्रंथि, जो एड्रेनलिन होते हैं वो हार्मोन जो होते हैं रिलीज होते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन जो होते हैं, जैसा आप एल्डोस्टेरोन, ये हार्मोन रिलीज करते हैं। जो ये क्या करते हैं, तो हमारे शरीर में जो सोडियम के लेवल होते हैं उसको कम करते हैं। और इनसे एक और हार्मोन भी निकलता है जिसे एपिनेफ्राइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिनेफ्राइन बोलते हैं। वो हृदय से रिलेटेड होते हैं और हृदय पे जो होते हैं कि हमारे हृदय पे नियंत्रण करते हैं। आगे हमारा वृषण से तो हम जानते हैं कि जो हमारे नर होते हैं, तो नर में क्या निकलते हैं, तो नर में जो होते हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन? टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन जो होते हैं कि नर में निकलते हैं। इनका काम क्या होता है, तो जैसे नर में जो गुण आते हैं, नर गुणों में नियमन करना, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, ये हमारे जो होते हैं स्पर्म का बनना, जो तो ये सभी जो होते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के नामक की हार्मोन के कारण ही होते हैं। अब हम मादा में देखेंगे तो ये सभी जो होते हैं कि सभी सेम होते हैं। सभी जो हार्मोन होते हैं उन सभी का काम होते हैं, सेम काम होते हैं और सेम ही कार्य करते हैं। लेकिन एक अलग हमारा यहाँ पे क्या है, अंडाशय। तो अंडाशय से हम जानते हैं कि एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलते हैं। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलते हैं जो मादा गुणों का नियमन करते हैं, जो मासिक चक्र होते हैं या अंडाणु का निर्माण होना, ये सभी जो होते हैं एस्ट्रोजन के कारण ही होते हैं। इस तरह से हमने सभी जंतु में हार्मोन पाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी लिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई समस्या है या किसी चीज़ में परेशानी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय।